हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर थर्ड करेंगे जन पोषण एवं स्वास्थ्य। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे क्या है कि जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो करेंगे। नेक्स्ट ये है कि कुछ एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यानी टर्म्स हैं चैप्टर में जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, वो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वन है कि जन स्वास्थ्य पोषण होता क्या है। फिर पोषण संबंधी क्या क्या समस्याएं हमारे देश में प्रिवलेंट है और क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, किस कारण से ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज अपनाई हुई हैं, यानी क्या क्या कार्यनीति अपनाई हुई है। फिर क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, यानी पोषण कार्यक्रमों की सूची जो है वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जन पोषण और स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है। क्योंकि भारत में पोषण संबंधी समस्याएं काफ़ी व्यापक है। जैसे कि 5 साल से कम के जो 50% बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है माल न्यूट्रिशन के कारण। और भी ऐसी काफ़ी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है जो कि अलार्मिंग सिचुएशन रिवील करती हैं। जैसे कि भारत में जन्म लेने वाले लगभग 1/3 इन्फेंट है वो LBW पैदा होते हैं, यानी लो बर्थ वेट के साथ पैदा होते हैं। जन्म के समय उनका वेट जो है वो 2.5 किलोग्राम से कम होता है। नेक्स्ट ये है कि जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर फैमिली के जो प्री स्कूलर्स जो बच्चे हैं उनमें ग्रोथ रिटार्डेशन काफ़ी व्यापक रूप से पाया जाता है, वृद्धि रुक जाती है। और लगभग आधे बच्चे हैं वो माइल्ड और मॉडरेट अंडर न्यूट्रिशन से ग्रस्त होते हैं। तो इसलिए हमें ये चैप्टर कवर करना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से रीड भी करना पड़ेगा कि क्या क्या समस्याएं फैली हुई हैं। फिर हम बात करेंगे कि कुछ एक जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस इस चैप्टर में है तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कुपोषण का दोहरा भार। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, एग्ज़ाम में भी आगे आ सकता है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत में जो है वो दोनों ही समस्याएं यानी ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन, जिसको हम अल्प पोषण और अति पोषण बोल देते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अल्प पोषण से क्या होता है, इससे जो है वो बोनापन यानी स्टंटिंग, अल्प भार यानी अंडरवेट और वेस्टिंग यानी शैकारी, ये चीज़ें हो जाती हैं। और विकास जो है शरीर का विकास और दिमागी विकास, वो चीज़ें भी अफेक्ट होती हैं। और दूसरी ओर अगर हम बात करें ओवर न्यूट्रिशन की यानी अति पोषण की, तो उससे क्या है, उससे मोटापा बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ जैसी कई प्रकार के रोग जो हैं वो उनका खतरा बढ़ जाता है और वो हो जाते हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स के होने से क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन से, इससे क्या है कि किसी भी इंसान की जो कार्य क्षमता है वो घट जाती है, यानी वो कार्य करने में सक्षम नहीं रह पाता। और उससे क्या है कि हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन जो है, या हम जिसको बोलते हैं इकोनॉमी, अफेक्ट होती है। और इससे फिर क्या है कि कंट्री पे डबल बर्डन आ जाता है। तो ये है डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन या फिर कुपोषण का दोहरा भार। नेक्स्ट वन समुदाय क्या होता है, यानी कम्युनिटी। तो समुदाय जो है वो एक ऐसा समूह है जिसमें लोग कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं, कॉमन उनका सेम गवर्नमेंट होता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी एक जैसी है, चाहे वो एक सिटी के हों, स्टेट के हों, एक गांव के हों, तो हम उसको समुदाय बोलते हैं। देन अल्प भार क्या होता है, जिसको हम अंडरवेट बोलते हैं। तो जब भी बॉडी वेट एज के अकॉर्डिंग ना हो तो उसको अल्प भार या अंडरवेट बोलते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक जो इन्फेंट होता है उसका जो वेट है वो 1 साल के होने पे अपने जन्म के वेट का तिगुना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ है, अपने बर्थ वेट उसका 3 kg है, तो उसका 1 साल पे वेट होना चाहिए 9 kg। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, उसका 7 kg है, 6 kg है, 8 kg है, तो वो अल्प भारी कहलाएगा, यानी वो बच्चा अंडरवेट है। नेक्स्ट वन है कि क्षयकारी क्या होता है, यानी वेस्टिंग। तो जब बॉडी वेट हाइट के अकॉर्डिंग एडिक्वेट ना हो तो वो क्षयकारी कहलाता है, यानी लो वेट फॉर हाइट इज़ वेस्टिंग। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट वन बोनापन, वो स्टंटिंग जिसको हम बोलते हैं।
तो जब हाइट एज के अकॉर्डिंग उपयुक्त ना हो तो वो बौनापन कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स तो आप लोगों ने वैसे भी नॉर्मल लाइफ में काफ़ी देखे होंगे कि एक ही क्लास में एक ही एज की अगर गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं तो उसमें कोई बच्चा बहुत ही कमज़ोर और कम हाइट का होता है तो वो भी कुपोषण के कारण हो सकता है। देन हम बात करेंगे कि जन स्वास्थ्य पोषण क्या होता है। तो यह एक विज्ञान है, एक कला है जिसमें रोगों को रोकने, जीवन को लंबा करने और पोषण के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट ये है कि यह एक सरकारी नीति और कार्यक्रमों के जरिए लोगों के पोषण संबंधी जो रोग हैं उनका समाधान करता है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अभी चल रही हैं तो उसमें क्या है, न्यूट्रिशनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पोषण संबंधी समस्याएं हैं, उनको दूर किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये है कि पोषण समस्याओं से संबंधित कारक क्या क्या हो सकते हैं, यानी कोजेज क्या हैं जिनसे पोषण संबंधी प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहले आर्थिक कारक है, जैसे कि इकोनॉमिक, जिसको हम फैक्टर बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं फैमिली के पास और उस फैमिली की आर्थिक स्थिति कैसी है, तो उससे भी निर्भर करता है कि उस फैमिली का पोषण स्तर कैसा है। जैसे कि इंडिया में तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको 2 टाइम का खाना तक नहीं मिल पाता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में कुपोषण हो जाता है और कई और भी रोग जो पोषण संबंधित होते हैं वो भी लग जाते हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा कारक है जिसके कारण पोषण संबंधी समस्याएं हो सकती है। दूसरा ये है कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं क्या है और उनकी उपलब्धता कितनी है, उन तक पहुंच कितनी है। तो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मतलब कोई आसपास पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कि नहीं है, कोई हॉस्पिटल सुविधाएं हैं कि नहीं है, और अगर हॉस्पिटल्स हैं भी तो लोग कितने जागरूक हैं इन चीज़ों को लेके, वो कितना फ़ायदा इनका उठा पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। और अगर फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं तो वो कुपोषण उनमें बना रहता है। थर्ड वन, घरेलू पारिवारिक स्तर पे अंतर्निहित कारक, यानी जो डोमेस्टिक लेवल और फैमिली लेवल पे कुछ एक ऐसे रीजन्स हो जाते हैं जिनके कारण पोषण संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि साफ पानी अवेलेबल है कि नहीं है, भरपेट खाना मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, हेल्थ सर्विसेज कितना यूज़ कर पा रहे हैं। फिर फैमिली में ये होता है कि गर्ल चाइल्ड है या कोई वुमेन है तो उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो पा रहा है, कि कई बार ये होता है कि फैमिली में बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो इस टाइप का तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर गर्ल चाइल्ड जो है वो ज़्यादा रिस्क पे रहेगी, उसको पोषण संबंधी समस्याएं महिलाओं में फिर ज़्यादा बनी रहेगी। नेक्स्ट हमारा ये है कि पोषण संबंधी समस्याएं क्या क्या हैं। तो इंडिया में अभी फ़िलहाल जो है वो 4 समस्याएं ज़्यादा बनी हुई हैं। पहला ये है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, फिर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है जिसको हम हिडन हंगर बोल देंगे, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, फिर विटामिन ए डेफिशिएंसी है, और आयोडीनहीनता विकार है, यानी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है। ये पीईएम जिसको हम बोलते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ये जब होता है तब जब ऊर्जा और जो है प्रोटीन पर्याप्त रूप से ना मिल पाए तो पीईएम हो जाता है, और ये ज़्यादातर जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है और 1 साल तक के बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है वो 2 फॉर्म में ज़्यादा प्रचलित है बच्चों में, एक है क्वाशियोरकोर और एक है मरासमस। तो क्वाशियोरकोर की अगर हम बात करें तो ये जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है, यानी जब बच्चे को पर्याप्त रूप से प्रोटीन ना मिल पाए तो क्वाशियोरकोर हो जाता है। और दूसरी ओर अगर प्रोटीन और ऊर्जा दोनों ही ना मिल पाए तो मरासमस हो सकता है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, जो क्वाशियोरकोर में जो है वो एडिमा, यानी कि पानी भर जाता है पेरिफेरल रीजन में पूरी बॉडी में, और फेस जो है वो मून के आकार का हो जाएगा, पेट निकल जाएगा। तो उससे जो बच्चा है वो उसके शरीर पे सूजन दिखाई देती है, स्वेलिंग दिखाई देती है, लेकिन वैसे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका वेट नहीं बढ़ेगा, इरिटेट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें एक क्वाशियोरकोर वाले बच्चे में देखने को मिलेंगी। दूसरी ओर अगर हम बात करें मरासमस की, तो उसमें बच्चा जो है वो काफ़ी कमज़ोर यानी सूखा हुआ लगता है, उसकी रिब्स साफ दिखती है, हड्डियाँ जो है वो दिखेंगी साफ साफ,
और बालों का कलर है वो ब्रिटल हेयर हो जाएंगे। और हाँ, लेकिन इसमें जो है वो ओडिमा नहीं होगा, यानी पानी बॉडी में नहीं भरा हुआ होगा, तो इससे डिफरेंस जो है वो पता लग जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है लोह तत्व की कमी से अरक्तता यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जब भोजन से पर्याप्त रूप से लोह तत्व नहीं मिल पाता है या फिर अवशोषित नहीं हो पाता है तो एनीमिया हो जाता है। और ये ज़्यादातर जो है ये महिलाओं में प्रेगनेंसी में और 1 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें और एडोलेसेंट गर्ल्स में देखने को मिलता है। तो जो बच्चे हैं इन्फेंट्स हैं उनकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, डाइट उनकी स्पेशली बहुत ज़्यादा पौष्टिक नहीं हो पाती है, तो उसमें उस केसेस में क्या है कि एनीमिया बढ़ जाता है। और हमारे देश में तो अबाउट 70% जो इन्फेंट्स हैं वो रिस्क पे हैं एनीमिया के, उनको एनीमिया है। ऐसे ही अगर बात करें कि चाइल्ड बियरिंग एज है जैसे महिलाओं की या प्रेग्नेंट हैं तो रिक्वायरमेंट जो है वो आयरन की बढ़ जाती है और डाइट से उनको उतना मिल नहीं पाता है। और एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो आयरन लॉस होता है यानी हीमोग्लोबिन जो कम होता है, तो और वो जो पूरा नहीं मिल पाता है इसके कारण एनीमिया हो जाता है। तो इसमें क्या है कि एनीमिया में आपको काफ़ी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको एनीमिया है, जैसे कि आपका स्पून शेप्ड नेल हो जाएगा, नाखून जो है वो चम्मच के आकार के हो जाएंगे, कंजक्टिवा है आंखों का वो पेल कलर का यानी पीले रंग का हो जाएगा। थोड़ा सा आप फिजिकल एक्सर्शन करने पे थोड़ा सा काम करते ही आपको थकान महसूस होगी, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो कम हो जाएगा, और ध्यान देने का ध्यान केंद्रित करने का जो है वो और मेमोरी पावर है वो भी आपकी अफेक्ट हो जाती है। तो ये तो हमारा सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, उसका एक पिक्चर है जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्या डिफरेंस है। देन हम बात कर रहे थे कि आयरन की डेफिशिएंसी से कैसे पता लग सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो नाखून है वो चम्मच के आकार का है, तो ये जो है सीवियर डेफिशिएंसी में ऐसा है। और बाकी थोड़ा सा काम करते ही आप थकान होगी या फिर वीकनेस फील होगी, चक्कर आना, हेडेक है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे विटामिन ए डेफिशिएंसी की, तो ये भी अगर भोजन में पर्याप्त रूप से जब विटामिन ए नहीं मिल पाता है तो अंधराता यानी रतौंधी हो जाती है, और भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं। तो जो अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा सेवन नहीं कर रहे हैं, येलो फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, दूध घी दही इत्यादि नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो डेफिशिएंसी है ये देखने को ज़्यादा मिलती है। और ये भी जो है वो प्रेगनेंसी में और बच्चों में ही ज़्यादातर फैली हुई है। तो इसके भी क्या क्या लक्षण हैं जिससे पता लगेगा कि आपको विटामिन ए डेफिशिएंसी है। तो जैसे सबसे पहला जो लक्षण है वो अंधराता है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आप रिस्क पे हो, और उसको आप विटामिन ए खा के क्योर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर डिजीज़ प्रोग्रेस हो गई तो वो इरिवर्सिबल है, जैसे लास्ट में केराटोमलेशिया पूर्ण रूप से इंसान अंधा हो सकता है। और तो इसके लक्षण हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, आंखें हैं वो भी ड्राई हो जाएगी, और नाइट ब्लाइंडनेस अंदर आता है, इनफर्टिलिटी यानी आपको बेबी कंसीव करने में किसी को प्रॉब्लम आ सकती है, पुअर वुंड हीलिंग है, क्योंकि सीधा सीधा विटामिन ए का रोल जो है वो इम्यूनिटी में भी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है इंसान की अगर विटामिन ए प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रहा है तो। एक्ने और ब्रेकआउट्स हैं, जैसे पिंपल्स ज़्यादा निकलने लगेंगे, ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाएगी, इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो गई है इसीलिए। और जो विटामिन ए की कमी के कुछ एक सिम्टम्स हैं वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे वाइटेड स्पॉट है, जो स्पॉट्स बने हुए हैं, कंजक्टिवल जीरोसिस है यानी ड्राई आई। तो और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या है, यानी आयोडीनहीनता विकार। तो जब आयोडीन खाने से प्रॉपर रूप से हमें नहीं मिल पाता है तो गले में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो अफेक्ट हो जाता है। और क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और थायरोक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर प्रेग्नेंट मदर अपना प्रेगनेंसी में आयोडीन नहीं खा पाती है तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जैसे अबॉर्शन हो सकता है, मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है, या फिर जो बच्चे ने जन्म लिया है वो क्रिटिनिज्म हो जाएगा, यानी उसका जो दिमाग जो है
वो कम विकसित मिलेगा। मेंटल डेफिशिएंसी जिसको हम बोलेंगे, डेफ म्यूटिज्म हो सकता है, गूंगा और बहरा बच्चा पैदा हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है लेग्स में। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये इरिवर्सिबल हैं, यानी ठीक नहीं हो सकती। तो इसीलिए आयोडीन जो है वो डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है। वो हम आयोडाइज साल्ट लेके पूरा कर सकते हैं। और कुछ एक चीज़ें हैं जैसे डाइटरी मॉडिफिकेशन से हम अपना जो लेवल है वो ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जन पोषक समस्याओं के लिए कार्यनीति क्या क्या अपनाई गई हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट ने अपनाई हुई है जिससे हम ये जो पोषण संबंधी समस्याएं हैं वो ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो है आहार अथवा भोजन आधारित कार्यनीति, यानी जो फूड बेस्ड अप्रोच है उसके माध्यम से भी हम पोषण समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे भी हैं क्योंकि इसमें जो है वो एक्सपेंडिचर कम होता है इस स्कीम में, इस जो कार्यनीति है इसमें, और लंबे टाइम तक बेनिफिट देती है। इसमें ये होता है कि आपको डाइट में ही चेंजेस करने पड़ते हैं, डाइट डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है जिसमें सारी चीज़ें शामिल आपके भोजन में शामिल हो, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, साबुत अनाज। तो इस टाइप से जो है वो आप अपना पोषण लेवल बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ एक मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है जिससे आपको ये बताया जाता है कि ये क्यों ज़रूरी है, क्या खाने से क्या हो जाता है। किचन गार्डनिंग है सबसे इम्पोर्टेंट टूल है कि अपने घर के आगे अगर संभव हो तो फल और सब्जी उगाएं, और उससे क्या है कि आपको जो है पेस्टिसाइड भी नहीं मिलेगा और पूरा पूरा पोषक तत्व जो है वो मिलेंगे। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, एक तो ये लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट देगी, और क्योंकि आपका ये एक सस्टेनेबल हो गया। दूसरा है कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स की ओवरडोज और टॉक्सिसिटी का जो है वो डेंजर नहीं होता। और जैसे कि दूसरी अप्रोच अगर हम बात करें कि पोषण संबंधी जो दृष्टिकोण है या औषधीय दृष्टिकोण है, तो उसमें क्या है, ओवरडोज का जो खतरा है वो बना रहता है। तो बात करते हैं हम पोषण आधारित दृष्टिकोण अथवा औषधीय दृष्टिकोण। तो इसमें क्या है, इसमें आपको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में हो, चाहे वो एक सिरप की फॉर्म में हो। और ये उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं जो ज़्यादा रिस्क पे हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इन्फेंट्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं। तो इसमें क्या है, आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। विटामिन ए का ओरली आपको डोज दिया जाता है, जैसे कि स्कूल्स में गर्ल्स को मिलती है, आंगनवाड़ी में टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बच्चों को वैक्सीनेशन के दौरान 9 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे को हर 6 महीने के गैप पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए का दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पोषण कार्यक्रमों की सूची है, यानी जो क्या क्या ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो भारत सरकार ने चलाए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन रोकने के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम चलाया गया जो कि 1970 में स्टार्ट हुआ था। और उसमें यही था कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट उसको हर 6 महीने पे 5 साल तक पिलाई जाए। और ये 9 महीने के बच्चे से स्टार्ट होता है, यानी जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो उसको पहली डोज पिलाई जाती है। फिर इसके कारण काफ़ी जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स जो था वो काफ़ी हद तक कम हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय रक्तता नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। इसमें भी जो वल्नरेबल ग्रुप्स था, जो महिलाएं थी या एडोलेसेंट गर्ल्स थी, इन्फेंट्स थे, उनको जो है वो आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट की गई। यानी जो प्रेग्नेंट जो वुमेन है वो 100 डेज़ के बाद उसको 100 डेज़ साल में उसको फोलिक एसिड की टैबलेट लेनी है, और वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद उसको लेनी है। तो उसमें क्या था, उसमें 100 मिलीग्राम का जो था वो आयरन था, और 500 मिलीग्राम की फोलिक एसिड की टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट की गई, और अभी भी की जा रही हैं। ऐसे ही प्री स्कूलर्स जो हैं, 1 साल के जो बच्चे, 1 साल से जो ऊपर हो गया, उसको भी साल में 100 डेज़ तक 200 मिलीग्राम की आयरन की टैबलेट और 100 मिलीग्राम जो है वो फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं। और ऐसे ही एडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं उनको भी सेम 100 मिलीग्राम आयरन और 500 मिलीग्राम फोलिक एसिड की टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। और ड्रिंकिंग टी जो है, यानी कि चाय पीने की जो आदत है उसको कम करने को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि जो चाय जो है वो
आयरन के अब्जॉर्प्शन को यानी अवशोषण को कम कर देती है। उसमें टैनिन जैसे पदार्थ होते हैं, तो वो क्या है कि आयरन को बाइंड करके बाहर निकाल देते हैं और हमारे शरीर में जो है वो उसका अवशोषण कम कर देते हैं। नेक्स्ट वन ये है कि जो राष्ट्रीय आयोडीनहीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया, तो उसमें क्या था कि उसमें आयोडाइज साल्ट फोर्टिफिकेशन और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने पे फोकस किया गया। और क्योंकि जो सोल्ट है वो बहुत ही कम कॉस्ट का एक आप बोल सकते हो कि हर घर में यूज़ होता है। तो एक तो इसमें लागत कम आती है, दूसरा एक बड़े लेवल पे हम लोगों की पोषण संबंधी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में जो आयोडाइज साल्ट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया गया और लोगों का लेवल देखा गया कि गोइटर कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रिवलेंट है। और हर एक साल के बाद सर्वे किया गया कि जो हमने आयोडाइज साल्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका क्या इफ़ेक्ट आया है, वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर कुछ एक आहार पूरक कार्यक्रम चलाए गए, जैसे मिड डे मील 1995 में आया था। ये भी स्कूल में बच्चों का जो है पोषण संबंधी समस्या को दूर करने के लिए, इनको पोषण को दूर करने के लिए और अटेंडेंस उनकी रेगुलर रहे इसके लिए चलाया गया। नेक्स्ट ये है कि भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, जैसे जन वितरण प्रणाली जिसको हम पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो है ये 1997 में जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जन वितरण प्रणाली आया, तो उसमें क्या है कि 10 किलो अनाज हर महीने हर बीपीएल फैमिली के लिए प्रोवाइड किया गया। तो फिर ये प्रोग्राम जो है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो फिर इसको टीडीपीएस यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में बदल दिया गया 1997 में। और उसमें अनाज बढ़ा के डबल कर दिया गया, यानी 20 किलो अनाज जो है वो हर महीने हर बीपीएल फैमिली को दिया जाएगा। फिर जैसे अंत्योदय अन्न योजना है, वो भी 2000 में बीपीएल फैमिली के लिए आया था, जिसमें से 1 करोड़ गरीब लोगों को 35 किलो जो अनाज है वो हर महीने 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो राइस के हिसाब से दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्य के बदले अनाज राष्ट्रीय योजना है, जैसे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है। तो ये भी 2004 में इसीलिए स्टार्ट किया गया कि जो 150 बहुत ज़्यादा गरीब डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में, उनमें लोगों को जिनको रोज़गार की आवश्यकता हो, जो गरीब लोग हैं उनको पैसे के बदले उनको खाना दिया जाए, अनाज दिया जाए, जो भी वो काम करेंगे उसके बदले उनको अनाज दिया जाए। फिर सब रोज़गार और वैतनिक रोज़गार योजनाएं हैं, जैसे नरेगा है, मनरेगा है। तो ये भी 2005 में आया था और इसमें ये था कि 100 डेज आपको एक रोज़गार प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बदले आपको वेजेस दिए जाएंगे।